जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज जिस मुद्दे पे हम अपने साथ पैनलिस्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। वो है वन नेशन वन इलेक्शन। आखिर इस पे सत्ता पक्ष क्यों इंटरेस्टेड है और विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है? क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पैनलिस्ट विनय जी हैं, विनय कुमार जी और सूरज मंडल जी। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। जी नमस्कार, वेलकम ऑन दिस शो सर। वन नेशन वन इलेक्शन, ये है क्या और क्यों सत्ता पक्ष इसको लाना चाहती है और विपक्ष इसका विरोध, खड़गे जी ने भी कहा, क्यों करना चाहती है? इसके फायदे, इसके नुकसान आम जनता के लिए, क्योंकि हम आम जनता की बात करते हैं, किसी पार्टी किसी पक्ष की बात हम नहीं करते। तो वन नेशन वन इलेक्शन, सर, कमिंग टू यू, विनय जी। देखिए अजय जी, अभी तक जितने भी इसके आर्गुमेंट्स जो सामने आए हैं और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी, जो पैनल बना था, उसकी रिपोर्ट जो सामने आई है, उसमें इसके फेवर में बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। उनको बीजेपी भी आगे बढ़ा रही है, सत्ता पक्ष आगे बढ़ा रही है, और विपक्ष ने, जैसे आपने स्वयं बताया, कि विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। तो एक तो समझने वाली बात यह है कि शुरू में आजादी के बाद जब इलेक्शंस हुए थे तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस ही हुआ करते थे। शुरू के 2-3-4 इलेक्शन जो हमने देखे राज्यों में और केंद्र में एक साथ इलेक्शंस हुआ करते थे। अब जो ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो पैनल बना था, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट किया, एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, बाहर के देशों की क्या प्रैक्टिस है वो देखी। तो उनकी रिकमेंडेशन ये है कि, उनकी सिफारिश है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, कि लोकसभा के जब इलेक्शन हो उसके साथ ही राज्य सरकारों के भी चुनाव हो, तो इससे काफी खर्चा बचेगा और साइमल्टेनियस इलेक्शन से एक साथ होके विकास के कार्यों में, डेवलपमेंट जो प्लान्स होती हैं उनमें सरकार ज्यादा कंसंट्रेट कर सकेगी, क्योंकि फोकस इस पे भी रहेगा कि हर समय जैसे हम इलेक्शन के मोड में रहते हैं, कभी किसी राज्य सरकार में इलेक्शन, कभी किसी राज्य में चुनाव, उससे उभरने के लिए एक ये रास्ता है। मगर विपक्ष ने जो इसके खिलाफ दलीलें दी हैं, वो भी उनमें भी कुछ दम है, और अभी की जो स्थिति हम समझते हैं कि वो काफी बदली हुई स्थितियां हैं। एक तो भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत डाइवर्स देश है, नंबर एक। नंबर दो ये कि वहां पर हर राज्य सरकार का टर्म जो है बारी बारी से विभिन्न समय पे पूरा होता है। तो जब वो टर्म 5 साल का अपना पूरा होगा या राज्य सरकार गिर जाए किसी कारणवश, उस समय इलेक्शन करवाना मुनासिब है, और वो होना भी चाहिए। जो संवैधानिक मत है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, तभी होने चाहिए। मगर एक बार जब ये प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है कि ऐसे ऐसे समय पर राज्य सरकारें अस्तित्व में आई कि जब उनका टर्म पूरा कराने के बाद ही वहां पर इलेक्शन होना संभव हुआ, तो फिर ये परंपरा चल पड़ी, जिस राज्य का जहां पर टर्म पूरा होगा वहां पर इलेक्शन कराए जाएंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन, जो विपक्ष का कहना है कि वो रेसिपी फॉर डिजास्टर है, और भारत जैसे बड़े देश में, इतने बड़े देश में बहुत असंभव सा लगता है कि सारी राज्य सरकारें, जब 28-29 हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर एक साथ चुनाव कराना अपने आप में, आप देखिए इलेक्शन कमीशन झारखंड में 2 फेज में इलेक्शन कराए, वेस्ट बंगाल में कई सारे फेजेस में इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में सिंगल फेज में इलेक्शन हुए, यूपी में कई सारे फेजेस में इलेक्शन हुए। तो इलेक्शन कमीशन के पास भी ये मैं समझता हूँ कि इतना बाहुबल, इतना वेयर विथॉल, इतना अपैरेटस नहीं होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर गौर करें। मगर इसको बीजेपी जरूर सत्ता पक्ष आगे बढ़ा रही है, और एक ये मुद्दा है जिसके ऊपर सरकार इस पार्लियामेंट सेशन में, जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें चाहती है कुछ बहस हो इसके ऊपर, इस को बिल के रूप में आगे लाया जाए, और वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम जो है सरकार आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल बीजेपी इसके ऊपर, मैं समझता हूँ, एक डिबेट का मुद्दा जरूर है, मगर प्रैक्टिकली ग्राउंड पर कितना इसको क्रियान्वित किया जा सकेगा, कितना इसमें
अरेंजमेंट लगेगा, कितना इसमें अपरेटस लगेगा, कितने ऑफिशियल्स एक साथ लगेंगे, और कितनी मशीन्स हमारे पास होंगी कि नहीं होंगी, बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा, ईवीएम का इस्तेमाल होगा, कैसे होगा, इस कैसे में भी बहुत सारे पेच है और इसको काफी मैं समझता हूँ विस्तार से इसमें जाने की बात है। तो अभी के लिए तो इतना मैं समझता हूँ कि ये कहना काफी होगा कि इसके ऊपर एक डिबेट, विस्तार से चर्चा जरूर होनी चाहिए कि इस बात में भी थोड़ा दम है कि चलिए हर समय अगर आप इलेक्शन मोड में रहेंगे, कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहा है तो केंद्र सरकार से जो सत्ता पक्ष विपक्ष के नेता वहां भी दौड़े चले जाते हैं, यहाँ का काम भी बाधित होता है। तो वो सब आर्ग्यूमेंट्स हैं, फेवर में ज्यादा हैं, और विपक्ष जिस तरह से बता रहा है कि वो लगता है कि उसमें उनके आर्ग्यूमेंट्स में भी दम है कि भारत जैसे बड़े देश में इतना विस्तार होते हुए और राज्य सरकारों के डिफरेंट टर्म्स होते हुए आप एक साथ कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। विनय जी, हम सूरज जी के पास जाना चाहेंगे। सूरज जी, दो बातें आती हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि इससे फाइनेंशियल हम बेनिफिटेड होंगे, विपक्ष का कहना है, एज विनय जी ने भी कहा, इट्स अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। क्या है ये मुद्दा? क्या इस देश में वन इलेक्शन वन नेशन की बात नहीं होनी चाहिए, या अगर होनी चाहिए तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए ना? क्यों सत्ता एक चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरी तरफ विपक्ष पूर्ण रूप से इसको खारिज करने में लगा हुआ है? सूरज जी, क्या आपका क्या सोच है इस पे? देखिए, कैन यू लिसन टू मी? आवाज आ रही है? 100% आई एम गेटिंग यू। My opening observation is बीजेपी जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती है जो उसको फायदेमंद, या उस पार्टी को या कॉरपोरेट को या जो उनके वोटर्स है या जो उनकी सोच है उसके पक्ष में नहीं हो, उसमें कोई कदम नहीं उठाती। जाहिर है दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी इसी तरह के अपने विचार रखते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रूथलेसली एक डिजाइन से चलती है। वो डिजाइन के आगे उनका मकसद होता है हाउ टू ग्रैब पावर, एंड इट मे बी एट द कॉस्ट ऑफ इवन कि संविधान को ताक पे रख दिया जाए, इस तरह से भी कि आम लोगों की जितनी आकांक्षाएं हैं, उनके जो मांग है उसको रौंद दिया जाए, जो हम लगातार देख भी रहे हैं। और इस पर हालांकि चर्चा जो गोदी मीडिया, तथाकथित गोदी मीडिया अधिक नहीं करती। अब आया जाए कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो परसेप्शन है और ये जो आइडिया है, इसको पुश करने के पीछे आइडिया, बेसिक भारतीय जनता पार्टी का मकसद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक मान रही है, जो एक समय में कांग्रेस होल्ड करती थी, कि वो एक नेशन वाइड पार्टी है। वो जगह लगभग भारतीय जनता पार्टी ने ले ली, और उस जगह को वो चाहे वो एक एनडीए अलायंस के तहत कहिए या इंडिपेंडेंटली भी कहिए, वो लगभग हर स्टेट में अपने आप को बढ़ा रही है। उनकी समझ है कि अगर ऐसा इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रेट अवे फायदा होगा। जहां तक विपक्ष है, उनको लगता होगा कि इससे उनको फायदा नहीं होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये देखा जाए जो आर्ग्यूमेंट्स है, कि जो अभी विनय सर ने बताया कि कुछ चंद चुनाव जो हुए थे, 7 हुए थे और फिर अलग अलग हो रहे हैं, और कई बार आर्टिकल 356 जब प्रोमलगेट होती है, जब स्टेट गवर्नमेंट्स को हटा दिया जाता है, उस समय क्या किया जाएगा? व्हाट विल बी द पीरियड इन विच द इलेक्शन इज ड्यू? उसमें क्या केंद्र का शासन रहेगा, या उस समय वो स्टेट जो है वो उसका असेंबली जो है अबेयंस में रहेगा, या उसको तब तक रोका जाएगा जब तक उस चुनाव का समय नहीं है? ये सब बातें काफी प्रैक्टिकल जो इनकन्वीनियंस है वो तो है, लेकिन एक और मेरी समझ है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शंस को बुरी तरह मैनिपुलेट कर रही है, और वो मैं समझता हूं जो जिस तरह से वो ईवीएम का प्रयोग कर रही है, या जिस तरह से चुनाव आयोग को एक ऐसी संस्था बना दी गई जहां पर उसकी नियुक्ति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे उनको हटा दिया गया है,
और वो तमाम जो ऐसे फैसले कर रहे हैं चुनाव आयोग, वो लगता है कि इस पार्टी के पक्ष में है, तो वो एक मैनिपुलेटिव डिजाइन भी इसके पीछे है, ये मेरी अपनी समझ। और मैं समझता हूँ इसके, देखिए ये बहुत साधारण सी बात है कि अभी सर ने बताया कि झारखंड जैसे छोटे राज्य में आप चरणों पे चुनाव करा रहे हैं। हालांकि कुछ राज्यों में एक साथ भी चुनाव हुए। आप तमाम वो जम्मू कश्मीर में एक साथ नहीं चुनाव करा पा रहे हैं। तो जब ये वन वन डे इलेक्शन जो है वो अचीवेबल है कि नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। मेरे समझ में अचीवेबल नहीं है, और जब नहीं है तो भी आप उस आर्ग्यूमेंट को पुश कर रहे हैं। और जिस तरह से हम देखते आए हैं कि तमाम ऐसे कानून हैं जो जिस पर विपक्ष ने अपने अलग राय रखी है, मुख्तलिफ राय रखी है, बावजूद इसके वो पास किया गया है। उस निष्कर्ष पे भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। संभवतः इसको भी पुश थ्रू करके वो आगे आएगी। लेकिन एक बड़ा संकट अभी चुनावी प्रक्रिया में आ चुका है, जो महाराष्ट्र में दिख रहा है, जहां पर हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो मैं इस पे और भी बोलूंगा। नहीं, लेकिन मैं वो महाराष्ट्र, ये आपने महाराष्ट्र का रेफरेंस दिया सूरज जी, मैं आप ही से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात पे लोग बिफर जाते हैं, कुछ पक्ष में आते हैं, कुछ विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। क्या महाराष्ट्र में 26 नवंबर को जब असेंबली डिसॉल्व हो गया, क्योंकि असेंबली का टेन्योर ओवर हो चुका था, किसी भी हमें जहां तक मेरी जानकारी है, आप दोनों वरिष्ठ लोग मुझे करेक्ट करेंगे, क्या असेंबली का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है या नहीं? दूसरी चीज, कैन देयर बी एन what you call a caretaker chief minister without an assembly? हो सकता है क्या? पहली बार मैंने सुना है, शायद मेरे अपने करियर में। आप लोग बेहतर बताएंगे कि लीगैलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल में चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, या संविधान क्या कहता है इसमें। तो यही चीज आती है वन नेशन वन इलेक्शन में। अगर किसी राज्य में ऐसी संकट आ जाती है जहां की सरकारें गिर गई हैं, तो कांट इट बी मूव टू द गवर्नर और द प्रेसिडेंशियल रूल टिल द पीरियड द नेक्स्ट इलेक्शन इज टू बी हेल्ड? इसमें सवाल उठेगा कि कौन फिर केंद्र में जो बैठे हैं उन्हीं का शासन होगा राज्य में, पर केंद्र में जो बैठे हैं उनको भी आप चुनते हैं ना, आम जनता चुनती है। मैं महाराष्ट्र के संदर्भ में, क्योंकि महाराष्ट्र पे बात हो रही थी। सूरज जी। सर, आपने जो कहा वो प्रश्न तो कई लोगों ने महाराष्ट्र में उठाया, और संवैधानिक तौर तरीके से जब स्टेट असेंबली का टेन्योर खत्म हो गया था, उस समय चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना था, बस उन्हें अगर केयर टेकर भी बनाया जाना था तो उनके डेजिग्नेशन के बाद बनाया जाना। ये उनका जब वो कार्यकाल समाप्त हो गया, ही कुडंट हैव कंटिन्यूड। लेकिन वो एक अलग डिबेट है। मैं सबसे अहम सवाल आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि भारत जो है और भारत का संविधान जो है अपने आप को एक फेडरल स्ट्रक्चर मानता है। वी आर a union of states. It's not that the mandate of center will run through all the states equally just because कि सेंटर में जो चुनाव हुए और वहां भी जनता वोट देके चुनी एक केंद्र में सरकार को। इसलिए अगर राज्यों में दूसरे दल की सरकार है या दूसरे विचारधारा के लोग हैं तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं सिर्फ इस वजह से। तो जब एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तो आप दरकिनार हर जगह कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु में जो गवर्नर है वो साइन नहीं कर रहे हैं बिल्स पे। इनफैक्ट वो मंत्री कौन रहेगा इस पर डिक्टेट कर रहे हैं, जो उनके परव्यू में बिल्कुल नहीं है। जो संवैधानिक तौर पर जो भी संविधान की समझ रखते हैं और जो थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं उनको पता होगा कि ये जो दखलंदाजी है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, और इस पर हम देख चुके हैं। तो ये महाराष्ट्र के संदर्भ में तो बिल्कुल वो बात थी कि जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपको उस पर जो कदम उठाना था। लेकिन अभी तो ये प्रश्न उठाने का समय भी नहीं है। मतलब जो हम देख रहे हैं कि संसद में बड़े प्रश्नों का जब जवाब नहीं दिया जा रहा है तो इस छोटे से कानूनी अड़चन का जवाब क्या दिया जाएगा? नहीं, तो इन्हीं एक कानूनी अड़चनों पे सूरज जी, इन्हीं कानूनी अड़चनों पे तो ये देश का भविष्य टिका हुआ है। छोटी छोटी चीजों पे हम कितनी चीजों पे उठाते हैं, विपक्ष कितने मामलों में खड़ा हो जाता है, संसद नहीं चलने देता है।
ये बड़े मुद्दे हैं जो संविधान से जुड़े हुए हैं। वन नहीं, नेशन वन निश्चित इलेक्शन आप हंगामा कर रहे हैं। मैं विनय जी से पूछना चाहूंगा, विनय जी आपका क्या सोच है इन मुद्दों पे? सूरज जी फिर आएंगे आपके पास और फॉर अ बेटर एंड योर रिएक्शंस टू इट। देखिए, जहां हमने पहले महाराष्ट्र की बात की, तो महाराष्ट्र में जैसे ही कार्यकाल वो ट्यूसडे को खत्म हुआ था असेंबली का, तो एकनाथ शिंदे ने अपना रेजिग्नेशन राज्यपाल को सौंप दिया था, गवर्नर को। गवर्नर साहब ने कहा कि अभी आप केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहिए। मगर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर एक छोटी सी अवधि के लिए होता है, छोटे से समय के लिए होता है, हफ्ते 10 दिन, जब तक आप नई सरकार का गठन नहीं कर रहे, जब तक आप संविधान में, मैं आपसे पूछूंगा विनय जी, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है? आई हैव नॉट सीन, बिकॉज आपको भी याद होगा कि जब लालू जी की, जब मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बिहार में थे और उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शंस डेफर हो गया था, वो डेफर हुआ था और असेंबली का टेन्योर ओवर हो चुका था। वहां के गवर्नर साहब ने लालू जी को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया। अपोजिशन, यही बीजेपी, यही कांग्रेस, क्या नहीं बोला था उन लोगों ने? ये बीजेपी की बात मैं कर रहा हूं, और आज की तारीख में उन्होंने वही किया महाराष्ट्र में। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट सर, सॉरी आई जस्ट इंटरवीन। हाँ, तो आप जो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर हम लोग कर रहे थे बात, तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि संसद में बहस नहीं हो पाती, विपक्ष का देखिए, विपक्ष को भी संसद ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहां पर वो अपनी बात रखें। अब उन्होंने 2-3 इशू पकड़ लिए कि मणिपुर की सिचुएशन के ऊपर, संभल की सिचुएशन के ऊपर, मणिपुर में जो पिछले 1.5-2 साल से जो हो रहा है उसके ऊपर, अडानी के मुद्दे के ऊपर संसद में बहस होनी चाहिए, जो कि उसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशन भी लेकर आए, स्थगन प्रस्ताव, जो कि ना स्पीकर ने माना, ना राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट जो है धनखड़ साहब, उन्होंने माना। तो लिहाजा जो विपक्ष आंदोलित था, गुस्से में था, तो विपक्ष ने संसद नहीं चलने दी, हंगामा किया, और ठीक है, 1 हफ्ता उसका निकल गया। मगर यही बीजेपी ने भी के कई बड़े नेताओं ने पहले कह चुके हैं कि डिसरप्शन इज लेजिटिमेट टूल of expressing your resentment and anger in parliament, forum like parliament, so there is nothing wrong in disruption. मगर मैं समझता हूँ कि डिसरप्शन से ना केवल पब्लिक मनी बर्बाद होता है, संसद का कीमती समय बर्बाद होता है। ठीक है, अपनी बात रखी, 2-3 दिन डिसरप्शन चला, उसके बाद तो आखिर ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें फैसला भी हुआ कि संसद चलेगी, विधेयक भी आने लगे, लेजिस्लेटिव बिजनेस सरकार को आगे चलाना पड़ता है। तो संसद में, जैसे आपने कहा कि इस मुद्दे पर एक बहुत मतलब बृहद बहस की मैं समझता हूँ कि जरूरत है, और बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस पर जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोग तो एज जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, हम ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है यहाँ पर, ना कोई बहुत बड़े लीगल एक्सपर्ट है, मगर जैसे आपने कहा कि आम जनता से जुड़ा मुद्दा ही है, तो आम जनता के जो हमारे प्रतिनिधि हैं संसद में, वो इसके ऊपर विस्तार से बहस करें, और जैसे सूरज जी ने कहा कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। वेस्ट बंगाल में जैसे 7 फेज में इलेक्शंस हुए थे, तो किस फेज में, किस तरह से आप सिंगल फेज में, अब बीजेपी ने तो एक शगुफा छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, फाइनेंशियल उसमें वायबिलिटी है, और हर समय देश को विकास के कार्य में मौका नहीं मिलता। मगर मैं समझता हूँ कि क्या राज्य की जनता के अधिकार कोई कम थोड़े हैं, कि उनको जरूरी नहीं है कि उनको लोकसभा के साथ ही चुनाव करना है। तो इन सारे मुद्दों के ऊपर, इन सारी पेचीदगियों के ऊपर, बारीकियों के ऊपर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिनको हम लोगों ने चुन के संसद में भेजा है, वो इसके ऊपर थ्रेड बेयर डिस्कशन करें, और इसको देखें कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। हमारे देश में जैसे सूरज जी कहते, जम्मू कश्मीर में देखिए आप, जम्मू में एक दिन इलेक्शन हुए, लद्दाख में बाद में हुए, वैली में बाद में हुए। इसी तरह से इतना बड़ा विस्तार है हमारे देश का, इतनी लेंथ एंड ब्रेड्थ है कि सुरक्षा बल हर जगह नहीं ले जाए जा सकते। इलेक्शन कमीशन का तो आर्गुमेंट ये रहता है कि हम कैसे, आसाम में और गुजरात में एक साथ इलेक्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का फोर्स जो सुरक्षा बल है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करना, फिर कई सारे स्टेट्स हैं जहां पर एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है।
बिल्कुल, तो इसके ऊपर जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि इसके ऊपर संसद में पूरी बहस होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारा भी व्यू वो रखें सामने, आम जनता में इसमें बहस हो। एक शगुफा छोड़ने से, एक आइडिया फ्लोट कर देने से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। और जिस तरह से आपने जैसे कहा कहीं पर 356 लग गया या कहीं राज्य सरकार गिर गई, और वो भी हमने देखा कि बीजेपी ने किस तरह से कई सारी राज्यों में इंजीनियर भी किया कि हमारी मेजोरिटी आ जाए किसी तरह से, तो नई सरकार बन गई वहां पर। तो ये सारे जो हम फेनोमेना देख रहे हैं कि बीजेपी कई बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करती कि आपके समय में इतनी बार आर्टिकल 356 यूज हुआ था, इतनी राज्य सरकार को बर्खास्त किया था, हमने तो बर्खास्त इतनी राज्य सरकार को किया ही नहीं। मगर वो दूसरी तरह से राज्य सरकारें बदली गई, वो तो सब लोग जानते हैं, उसमें हमें मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इन सारे मुद्दों पर बहस बिल्कुल होनी चाहिए, और इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जो करना है उसके ऊपर भी एक मेजॉरिटी की बहुत जरूरत है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डिस्कशन की जरूरत है। जो रामनाथ कोविंद की समिति की जो पैनल की जो रिपोर्ट आई है उसमें उसको बहुत विस्तार से तो पढ़ने का मौका नहीं मिला, मगर सर्टेनली जब ये डॉक्यूमेंट, आपने सही कहा कि इस मुद्दे को इतने हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बिल्कुल इनके सारे पॉइंटर्स को, इंट्रिकेसीज को भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि आम जनता को प्रेजेंट करे, उनका फीडबैक ले, देन अकॉर्डिंगली। अदरवाइज यही होता रहेगा, सत्ता चाहेगी, विपक्ष नहीं चाहेगा, और हम इस पे डिस्कस करते रहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।